हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम मस्त। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं रक्त स्कंदन के बारे में। क्या होता है रक्त स्कंदन? ठीक है, आपके मॉड्यूल 6 कंप्लीट हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप सबने रिवाइज कर लिया होगा उनको। ठीक है, और अगर नहीं किया हो तो रिवाइज करना। ठीक है, चलिए तो आज हम बात कर रहे हैं, नया टॉपिक है रक्त स्कंदन। देखिए रक्त स्कंदन क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये चर्चाएं हम इसमें करेंगे। ठीक है, रक्त स्कंदन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, तो देखिए रक्त स्कंदन है क्या, हमारे शरीर में किसी भी स्थान पर लग जाती है क्या, चोट। ठीक है, चोट लग जाती है तो वहां से रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यानी कहीं पर भी चोट लगेगी वहां से रक्त बहना क्या होगा, प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ समय बाद वहां पर क्या होता है, जेली जैसा लाल भूरे रंग का क्या जम जाता है, पदार्थ। ठीक है, जेली जैसा लाल भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, रक्त स्कंदन की क्रिया। ठीक है, ये जो बनने की क्रिया है इसे हम रक्त स्कंदन कहते हैं। ठीक है, और जो वहां पर बना हुआ पदार्थ है इसको हम कहते हैं थक्का। जो जेली जैसा पदार्थ बन गया ये तो थक्का कहलाएगा, और इसके बनने की क्रिया है वो क्या कहलाएगी, रक्त स्कंदन। ठीक है, तो इसे हम रक्त स्कंदन कहते हैं, बनने की जो क्रिया है उसे। और जो पदार्थ जम गया है इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, थक्का। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो रक्त स्कंदन की क्रिया है यानी रक्त का थक्का है वो बनता कैसे। ठीक है, तो देखिए जो रक्त स्कंदन की क्रिया है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, कितने चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या क्या चरण यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं, वो देखिए यहाँ पर। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। ठीक है, ये पहला चरण है, यानी प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण होगा। दूसरा चरण, स्टेप सेकंड कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। तीसरा है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन एवं थक्के का बनना। ठीक है, तो ये चरण है 3। पहला चरण क्या है, यानी प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2-4 साल करोड़ पहले। 2-4 साल करोड़ पहले का मतलब यानी आप भूल गए होंगे। ठीक है कि नहीं? तो देखिए प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोटीन है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली प्रोटीन। फाइब्रिनोजन क्या है, प्रोटीन है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली दोनों प्रोटीन है। ठीक है, तो जो प्रोथ्रोम्बिन है ये निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है, यानी हमारे शरीर में सक्रिय होगी तो हमारे शरीर के अंदर भी तो थक्का बन सकता है, और हमारे शरीर के अंदर ही थक्का बन गया तो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि रक्त वाहिकाएं कहीं भी ब्लॉक हो सकती है। तो ये हमारे शरीर में निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये दोनों प्रोटीन है, इनको पहले एक्टिव करना पड़ेगा यानी सक्रिय करना पड़ेगा, तब जाकर के रक्त का थक्का बनेगा। रक्त स्कंदन की क्रिया है
वो प्रारंभ होगी। ठीक है, तो पहला चरण है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण, दूसरा चरण है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, और तीसरा है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन और रक्त के थक्के का बनना। ठीक है, यानी फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगी और वहां पर फिर रक्त का थक्का बनना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसकी जानकारी ले लेते हैं कि किस तरीके से प्रोथ्रोम्बिन है वो सक्रिय होगी। ठीक है, तो यहां पर देखें पूरा एकदम फोकस इधर हमारी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या होगा, चोट लगेगी हमारे शरीर में तो वहां पर होंगे क्षतिग्रस्त ऊतक। ठीक है, अब क्षतिग्रस्त ऊतक यानी चोट लग गई, जैसे मान के चलो मेरे हाथ में चोट लगी यहाँ पर, तो यहाँ की जो जहां चोट लगी है वहां आसपास की कोशिकाएं हैं, जो ऊतक है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, वहां से ब्लड बाहर निकलेगा, तो क्षतिग्रस्त ऊतक है और इधर से ब्लड बाहर निकलेगा तो प्लेटलेट्स बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये बाहर आते ही टूटती हैं, तो इसे हम लिखेंगे प्लेटलेट्स का टूटना। ठीक है, प्लेटलेट्स टूटेगी, इधर ऊतक डैमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो यहां पर ये दोनों निकालते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये जो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये सक्रिय हो जाएगा, ये स्रवित करेंगे, यानी क्षतिग्रस्त ऊतक हैं उनके द्वारा, और प्लेटलेट्स के टूटने से प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रवित होने लग जाता है। ठीक है, पहली बात। अब जैसे ही प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रवित होगा तो यहां पर रक्त स्कंदक कारक होते हैं, स्कंदक कारक 8 और स्कंदक कारक 9। ठीक है, स्कंदक कारक 8 और 9 है, ये भी यहां पर जुड़ जाते हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम आयन भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो यानी स्कंदक कारक 8 और 9 और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ये जो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हो जाता है आगे जाकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रियक में, या इसको हम बोले कि प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। ठीक है, यानी प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करेगा तो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। ठीक है, जटिल सक्रियक भी बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, अब यहां पर प्रोथ्रोम्बिन जटिल सक्रियक बन गया है, तो यहां पर यानी पहली क्रिया है, पहला चरण जो है वो कंप्लीट हो गया। पहला चरण देखिए, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण, तो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाला कारक बन गया है। ठीक है, पहला चरण कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ क्षतिग्रस्त ऊतक है, प्लेटलेट्स जब रक्त बाहर निकलेगा तो टूटेगी, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रवित होगा इनके द्वारा, रक्त स्कंदक कारक 8 और 9 कैल्शियम आयन मिल जाएंगे और ये बनाएंगे प्रोथ्रोम्बिन जटिल सक्रियक यौगिक। ठीक है, चलिए अब दूसरा चरण देखते हैं। ये जो प्रोथ्रोम्बिन जटिल सक्रियक यौगिक है, ये यौगिक क्या करेगा, ये यौगिक प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है इसमें थ्रोम्बिन में। ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, थ्रोम्बिन में। ठीक है, तो यानी ये प्रोथ्रोम्बिन है ये निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, और ये इधर जाकर के सक्रिय हो जाती है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि सेकंड चरण यहाँ पर कंप्लीट हो गया, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। ठीक है, तो यानी यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन जो है वो आगे जाकर के थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन है वो जाकर के सक्रिय थ्रोम्बिन का निर्माण करेगा। अब देखिए आगे तीसरा स्टेप, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन और थक्के का बनना। यहां पर क्या होता है
ये जो थ्रोम्बिन सक्रियक है ये फाइब्रिनोजन को आगे कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। ठीक है, ये जो फाइब्रिनोजन है हमारे शरीर में पाया जाता है, घुलनशील होता है, घुलनशील यानी डिजॉल्व, घुलित अवस्था में घुलनशील रहता है। लेकिन ये जो थ्रोम्बिन है और यहाँ पर भी कैल्शियम आयन है, ये भी मिलेंगे, कैल्शियम आयन और थ्रोम्बिन मिलकर के फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और ये होता है अघुलनशील। कैसा होता है? ये अघुलनशील होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फाइब्रिनोजन था वो घुलनशील था, यहाँ पर फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया यानी ये अघुलनशील हो गया। तो कहने का मतलब यानी फाइब्रिन के तंतु बन गए। तो ये यहाँ पर फाइब्रिन के तंतु प्लस रक्त कणिका, ठीक है, यानी फाइब्रिन के तंतु और रक्त कणिकाएं ये मिलकर के बना देती हैं क्या? रक्त का थक्का। इसे हम कहते हैं रक्त का थक्का। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, जो फाइब्रिन अघुलनशील है तो ये यहाँ पर जाल बनाना प्रारंभ कर देंगी। इस तरीके से जाल बनाती है ये प्रोटीन के जो धागे हैं वो, और इसमें फिर क्या होगा, इसमें जो रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, रक्त कोशिकाएं ये यहाँ पर फंसने लग जाती हैं, फंस जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, अब बाहर नहीं निकल पाएंगी तो मैंने आपको बताया था कि क्या बाहर निकलता है, यहाँ पर निकलता है पीला पीला तरल, और जो पीला पीला तरल बाहर निकलता है, पीला तरल बाहर निकलेगा तो इस पीले तरल को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था 2-4 साल करोड़ पहले, बताया क्या क्या कहते हैं? यानी ये प्लाज्मा के समान है लेकिन प्रोटीन बाहर नहीं है, तो प्लाज्मा रहित प्रोटीन को क्या कहते हैं? सीरम। तो ये जो पीला तरल है वो निकलेगा, वो क्या है? सीरम है। ठीक है, तो ये क्या है? सीरम है। तो इसे हम कहते हैं जो यानी चोट लगी उस स्थान पर रक्त का थक्का बन गया और उसके बाद में जो तरल निकल रहा है उसे हम सीरम कहते हैं, यानी प्रोटीन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें, यानी आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। फर्स्ट चरण ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। मैंने आपको बोला था 3 चरण में रक्त स्कंदन की जो क्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखिए, जब हमारे शरीर में किसी स्थान पर चोट लगती है तो उस स्थान से रक्त बहना प्रारंभ कर देता है, लेकिन कुछ समय बाद उस स्थान पर जेली जैसा लाल भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है जिसे रक्त का थक्का कहते हैं, और इसके बनने की जो क्रिया है उसे रक्त स्कंदन कहते हैं। ठीक है, रक्त स्कंदन की जो क्रिया है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण देखिए, फर्स्ट ये है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। इसमें क्या होता है, जब हमारे शरीर में किसी स्थान पर चोट लगती है तो उस स्थान पर क्षतिग्रस्त ऊतक और प्लेटलेट्स बाहर आकर के टूटने लगती हैं और ये दोनों प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करते हैं। ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त स्कंदन कारक 8, 9 तथा कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन जटिल सक्रियक यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले यौगिक का निर्माण करेगा। ये पहला चरण यहाँ कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करना। तो जो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन है ये जटिल सक्रियक यौगिक के द्वारा सक्रिय कर दिया जाता है थ्रोम्बिन में। ठीक है, थ्रोम्बिन सक्रियक है। ये आगे जाकर के अब तीसरा चरण, जो फाइब्रिनोजन है घुलनशील है। ठीक है, ये घुलनशील फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन के द्वारा कैल्शियम आयन की उपस्थिति में जाकर के अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाती है। ये अघुलनशील फाइबर एक तंतु हो सकता है, उसे एकलक कहते हैं, और बहुत सारे बन जाएंगे तो उसे बहुलक कहेंगे। केमिस्ट्री में पढ़ाएगी नहीं, बहुलक क्या होता है? जब एकलक इकाइयां बहुत बार जुड़ जाती हैं तो बहुलक का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी बहुलक बन जाएगा। तो जो फाइब्रिन के तंतु हैं वो यहाँ पर जाल बनाएंगे। ठीक है, जाल का निर्माण होगा और इसमें अघुलनशील तंतु हैं, इसमें रक्त कणिकाएं फंस
फंसने लग जाएंगी और रक्त कणिकाएं बाहर नहीं निकल पाएंगी, तो फाइब्रिन के तंतु और रक्त कणिकाएं मिलकर के जो संरचना बनाते हैं उसे हम कहते हैं रक्त का थक्का। उसे हम क्या कहते हैं? रक्त का थक्का कहते हैं। ठीक है, तो यानी रक्त का थक्का बन जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो चोट लगती है उस स्थान पर पीले रंग का जो तरल निकलता है वो प्रोटीन रहित प्लाज्मा होता है और उसे हम सीरम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीरम निकलेगा बाहर। रक्त स्कंदन की क्रिया है, ये समझ में आ गई होगी। और इसमें समय लगता है 6 से 10 मिनट। जो रक्त स्कंदन की क्रिया है इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? 6 से 10 मिनट। ठीक है, तो सबकी समझ में आ गया होगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं आंसर सब सिंपल ही है, दिक्कत क्या है? ठीक है कि नहीं? तो वास्तविक तौर पर देखा जाए तो सिंपल, मन लगा के पूरे तरीके से एकदम पढ़ाई में लग जाओ तो सब सिंपल है। तो मन को दिमाग को नहीं लगाएंगे तो सब कठिन है। ठीक है, तो दिमाग को पूरा लगा लीजिए एक साथ, ऐसा मत करना बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। ठीक है, दोनों को प्रेजेंट कर दो। चलिए, तो रक्त स्कंदन यहाँ फिनिश हो गया। अब हम अगले टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, रक्त वाहिकाओं के बारे में। रक्त वाहिका, ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिका क्या होती है? रक्त वाहिका यानी रक्त को ले जाने वाली नलिकाएं। नाम में तो छुपा हुआ है, देखो, रक्त वाहिका यानी रक्त को ले जाने वाली वाहिका यानी नलिका। तो यानी रक्त को ले जाने वाली जो नलिकाएं हैं, जिन नलिकाओं में रक्त बहता है, नलिकाओं में रक्त बहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रक्त वाहिका कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? देखिए, आप जानते होंगे। सबसे पहले धमनी, दूसरा नंबर शिरा, तीसरा नंबर केशिकाएं। ठीक है, तो धमनी, शिरा और केशिकाएं, ये 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं हैं। धमनी, शिरा और केशिकाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे बारी बारी से। धमनी क्या होती है, रक्त को कहाँ ले जाती है, शिरा क्या होती है, रक्त को कहाँ से लाती है, केशिकाओं में क्या होता है, ठीक है, किससे बनी होती है, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धमनी, शिरा और जो केशिकाएं हैं, इनकी भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? 3 स्तर। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखिए, पहला स्तर ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, पहला स्तर। दूसरा स्तर ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, दूसरा स्तर कौन सा है? ट्यूनिका मीडिया। तीसरा स्तर कौन सा है? ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, ये तीसरा स्तर। तो यानी 3 स्तर पाए जाते हैं। इनकी भित्ति का जो निर्माण होता है वो 3 स्तरों से होता है। सबसे पहला स्तर ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरा ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, और तीसरा है ट्यूनिका इंटीमा। एक डायग्राम से देखें इसको, तो देखिए समझने के लिए बहुत ही आसान होगा। सबसे बाहरी स्तर, ठीक है, सेकंड नंबर वाला, ये दूसरा स्तर हो गया। तीसरे नंबर का ये तीसरा स्तर हो गया। ठीक है, तो यानी सबसे बाहरी स्तर हमने क्या बोला? जो सबसे बाहरी स्तर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकंड स्तर ट्यूनिका मीडिया और थर्ड स्तर ट्यूनिका इंटीमा। यानी ये सबसे अंदर का स्तर होता है और ये सबसे बाहर का स्तर होता है। ठीक है, चलिए, तो जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये संयोजी ऊतकों का बना होता है। ठीक है, संयोजी ऊतकों का बना है। दूसरी बात, ये तंतु अप्रत्यास्थ
कोलेजन तंतु होते हैं। अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतुओं का बना हुआ होता है। अप्रत्यास्थ तो आप जानते हैं वेक्स में बना होगा, एक होता है प्रत्यास्थ और एक होता है अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ यानी स्प्रिंग को खींच दो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी, वो तो प्रत्यास्थ है, इलास्टिसिटी है। अप्रत्यास्थ यानी किसी वस्तु को हम खींच दिया भगा दिया तो वही की वही रह जाए, वो भग ही नहीं सकती है, खींची नहीं सकती, वो अपनी अवस्था में आ नहीं सकती, वो अप्रत्यास्थ है। ठीक है, तो यानी इसमें संयोजी ऊतकों की बनी होती है, अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सबसे बाहरी स्तर होता है, सबसे बाहरी स्तर है ये धमनी और सिरा का। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया, मीडिया यानी ये मध्य का स्तर होता है, धमनी सिरा का मध्य का स्तर है। ठीक है, इसमें थोड़ी प्रत्यास्थता पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है, थोड़ी प्रत्यास्थता होती है। और दूसरी बात, ये जो स्तर है वो होता है मोटा। ठीक है, यानी मध्य का स्तर है वो मोटा स्तर होता है और इसमें थोड़ी प्रत्यास्थता होती है और मध्य का स्तर होता है। ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा सबसे आंतरिक स्तर है, आपको पता ही है, सबसे आंतरिक स्तर है और ये अंत्य उपकला का बना हुआ है। इसमें अंत्य उपकला पाई जाती है जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एंडोथीलियम। ठीक है, तो ये अंत्य उपकला का बना हुआ है जिसे हम कहते हैं एंडोथीलियम। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहरी स्तर, ट्यूनिका मीडिया मध्य का स्तर, ट्यूनिका इंटीमा सबसे आंतरिक स्तर। ठीक है, संयोजी ऊतकों का बना हुआ है, अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्यास्थता पाई जाती है, प्रत्यास्थ कोलेजन तंतु है, मोटा स्तर होता है, मध्य का स्तर होता है। और ट्यूनिका इंटीमा है, ये सबसे आंतरिक स्तर होता है, अंत्य उपकला का बना हुआ है और इसे एंडोथीलियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपकी में कि जो रक्त वाहिकाएं हैं, इसकी जो भित्ति है उसमें कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रक्त वाहिकाओं के बारे में, यानी धमनी क्या है, सिरा क्या है, केशिकाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले धमनी। धमनी एवं धमनिकाएं, धमनी एवं धमनिकाएं, ये देखिए क्या होगी। आपको बता दें कि जो हृदय से रक्त ले जाने वाली, ठीक है, हृदय से रक्त ले जाने वाली वाहिका को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। हृदय से रक्त ले जाने वाली वाहिका को क्या कहते हैं हम, धमनी। पहली बात, हृदय से रक्त को ले जाने वाली जो वाहिका है वो धमनी है। ठीक है, सिरा कौन सी है, वो लेकर के आएगी, ये याद रखना है आपको कि हृदय से रक्त को ले जाने वाली वाहिका को धमनी कहते हैं। और ये धमनी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिसे हम कहते हैं धमनिकाएं। ये छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, धमनिकाएं। ठीक है, ये धमनिकाएं कहलाती है। धमनी का व्यास सिरा की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, मोटी होती है। ठीक है, धमनी की जो भित्ति है वो मोटी है, मोटी भित्ति वाली होती है। कपाट मध्य में नहीं पाए जाते, मध्य में कपाट नहीं होते हैं। ठीक है, रक्तदाब अधिक होता है, और रक्तदाब अधिक होगा तो इसमें तीव्र गति से रक्त बहेगा, तीव्र गति से रक्त बहाव हुआ। ठीक है, रक्त का बहाव है वो तेज होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर सिरा की अपेक्षा, सिरा की अपेक्षा इसका जो व्यास है वो कम है, यानी जो धमनी होती है
उसका जो व्यास होता है ल्यूमेन है खाली स्थान जिसमें से रक्त निकलता है वो कम होता है, इतना बात, ठीक है। बाकी ये जो भित्ति है जो इतनी मोटी है, इसकी 3 स्तर इसमें पाए जाएंगे। तो यानी कहने का स्थान जो ल्यूमेन है रक्त के निकलने का स्थान है ये कम होगा, और रक्त के निकलने का स्थान कम हुआ तो प्रेशर से रक्त जाएगा, तीव्र गति से जाएगा, उधर से हार्ट से रक्त को पंप किया जा रहा है, यानी हृदय रक्त को पंप कर रहा है। तो यहाँ पर यानी जो रक्तदाब है वो अधिक होगा और रक्त तीव्र गति से जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी धमनी होती है, सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, ठीक है। महाधमनी है, ये शुद्ध रक्त ले जाती है हृदय से। शुद्ध रक्त कहां ले जाती है? शरीर के अंगों तक, ठीक है। शरीर के अंगों तक रक्त को लेकर के जाती है। एक दूसरी धमनी होती है जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी ये याद रखनी है आपको, यानी बोला तो ये जाता है कि धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अपवाद है, यानी जो फुफ्फुस धमनी होती है ये ले जाती है अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को लेकर के जाएगी कहां पर? फेफड़ों के पास, यानी फेफड़ों में रक्त जाएगा, फेफड़ों के पास में रक्त जाएगा, वहां से फेफड़ों से क्या मिल जाएगी इसको? ऑक्सीजन, तो यानी वहां से ये शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीकृत बोला है जिसको, यानी शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजनेटेड, यानी उसमें ऑक्सीजन है। अशुद्ध रक्त का मतलब है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, कम है, कहने का मतलब CO2 ज्यादा है और अन्य उत्सर्गी पदार्थ भी है, तो उसे हम कहते हैं अशुद्ध रक्त, ठीक है। और यानी शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन ज्यादा, ठीक है, तो वो शुद्ध रक्त कहलाता है। तो यहाँ पर आपको धमनी और धमनिकाएं समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। हृदय से रक्त ले जाने वाली वाहिका को धमनी कहते हैं। ये धमनी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें धमनिकाएं कहते हैं। धमनिकाएं शरीर के सभी अंगों तक रक्त ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। सिरा की अपेक्षा धमनी का व्यास कम होता है, इसकी भित्ति मोटी होती है, ठीक है। इसमें मध्य में कपाट नहीं पाए जाते, यानी जो धमनी स्टार्ट हो गई वहां से बीच में कोई कपाट नहीं होंगे। रक्त का दाब अधिक होता है जिससे इसमें तीव्र गति से रक्त बहता है। सबसे बड़ी धमनी हमारी महाधमनी होती है जो शुद्ध रक्त को या ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाती है। दूसरी फुफ्फुस धमनी होती है, ये अशुद्ध रक्त को यानी हमारे हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, तो फेफड़ों तक ले जाएगी, फेफड़ों में तो वहां पर ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो फिर ऑक्सीकृत रक्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, धमनी यहां से निकलती है, धमनी के निकास द्वार, धमनी के निकास द्वार पर कपाट पाए जाते हैं। ये है अर्ध चंद्राकार कपाट। कौन से कपाट है? अर्ध चंद्राकार कपाट। ये केवल धमनी के निकास द्वार पर होते हैं, यानी हृदय में से धमनी जहां से निकल रही है उस स्थान पर केवल निकास द्वार पर अर्ध चंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, बीच में कहीं पर भी कपाट नहीं होती। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों धमनी में लेफ्ट और राइट दोनों नीलियों से जो निकलने वाली धमनी है फुफ्फुस धमनी और महाधमनी, ठीक है, उन दोनों में निकास द्वार पर अर्ध चंद्राकार कपाट होते हैं, ठीक है। किस तरीके से रक्त ले जाती है हृदय में? ऑक्सीकृत यानी कौन से नीले से निकलती है, कौन सी निकलती है, कौन से यानी लेफ्ट से कौन सी निकलती है, राइट से कौन सी निकलती है, हम आपको इस चैप्टर में आगे बताने जा रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सिराओं के बारे में, यानी जो सिरा है उसमें क्या पाया जाता है, किस तरीके से रक्त को कहां पर ले जाती है, ठीक है। चलिए एकदम पूरी एनर्जी के साथ जुड़ जाइए, जोश के साथ, होश नहीं खोने पर, जोश के साथ होश नहीं खोने, ठीक है, होश भी रखनी है। तो देखिए यहां पर दूसरी हम बात कर रहे हैं सिरा एवं शिरकाएं,
सिरा एवं शिरिकाएं। हमने आपको बताया था कि हृदय से रक्त को ले जाने वाली, दूर ले जाने वाली वो तो धमनी और लाने वाली पास आ जाओ, पास आ जाओ, यानी कहने का मतलब कहता है हृदय पास आओ रक्त को, तो रक्त आएगा हृदय में, तो लाने वाली क्या है? सिरा है। यानी कहने का मतलब हृदय में रक्त लाने वाली क्या नलिकाएं या वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? सिरा कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। हृदय में रक्त को लाने वाली नलिका को या वाहिका को हम सिरा कहते हैं, और ये सिरा आगे जाकर के ब्रांच हो जाएगी, यानी शाखित, छोटी छोटी शाखाओं में शाखित हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सिरकाएं। क्या कहते हैं? सिरकाएं। ठीक है, तो यानी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, उन्हें हम सिरकाएं कहते हैं। धमनी धमनिकाएं, सिरा सिरकाएं। ठीक है, चलिए एक और बात बता दूं, धमनी की अपेक्षा सिरा का जो व्यास है, ये व्यास अधिक होता है। ठीक है, सिरा की भित्ति है पतली होती है। मैंने आपको बताया था इस तरीके से, मान के चलो ये सिरा है, तो इसका जो ल्यूमेन है, खाली स्थान है, ये जिसमें से रक्त जाएगा निकलेगा वो अधिक होगा। धमनी का कम था तो उसमें प्रेशर ज्यादा था, सिरा का चौड़ा भाग है तो इसमें प्रेशर कम होगा, तो यानी रक्त आसानी से जाएगा, धीमे धीमे जाएगा, और इसीलिए इसमें शिराओं में मध्य में क्या पाए जाते हैं? पता है आपको? कपाट। शिराओं के मध्य में कपाट पाए जाते हैं, जिससे रक्त आराम से आ रहा है, आसानी से आएगा। कपाट लग जाएंगे तो फिर और आगे तक जाता रहेगा, वापस नहीं जाएगा बैक, क्योंकि शिराओं में रक्त पंप तो किया नहीं जाता, अंगों से लेकर के आती है। ठीक है, यानी जो सिराएं होती हैं ये शरीर के अंगों से रक्त क्या करती है? लाने का कार्य, रक्त को लाने का कार्य करती है। शरीर के विभिन्न अंगों से शिरा रक्त को लेकर के आएगी। ठीक है, कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। कहा तो यही जाता है कि धमनी है वो शुद्ध रक्त को ले जाती है, सिरा है वो अशुद्ध रक्त को लाती है, लेकिन उसमें अपवाद भी है। देखिए, लेकर के अशुद्ध रक्त को लाएगी, अशुद्ध रक्त को शरीर के अंगों से लेकर के आएगी। अशुद्ध रक्त आएगा कहां पर? हृदय में। ठीक है, हृदय में आएगा, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी सिरा, ठीक है, सबसे बड़ी सिरा है जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्व महासिरा और निम्न महासिरा। ये सबसे बड़ी सिरा है। सुपीरियर वीना केवा, एसवीसी, इंफीरियर वीना केवा। ठीक है, तो ये सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा है। तो ऊर्ध्व महासिरा, निम्न महासिरा, ये सबसे बड़ी सिरा होती है हमारे शरीर की। ठीक है, तो यहां पर यानी अशुद्ध रक्त है उसको सिरा लाने का कार्य करती है। लेकिन 1 करोड़ की बात बता दूं आपको, फेफड़ों में रक्त पहुंचाया था ना अपन ने अभी, अशुद्ध रक्त धमनी के द्वारा, तो फेफड़ों में हो गया शुद्ध। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय तक लाने का कार्य कौन करेगा? यानी सिराएं। शिरा जो होती है वो फेफड़े से शुद्ध रक्त लेकर के आती है। हमारे फेफड़े जो होती है, लंग्स, हम ऑक्सीजन लेते हैं, डिजॉल्व होगी ब्लड में जाकर के रक्त में, और रक्त में से जो शुद्ध जो रक्त है उसको ले जाएगी फिर हृदय में। क्या? जो सिरा है। कौन सी सिरा? ये याद रखना है आपको। फेफड़ों से जाएगी तो कौन सी सिरा होगी? फुफ्फुस सिरा। यानी फेफड़ों से निकलने वाली सिरा है तो फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। फेफड़ों से रक्त को ले जा रही है तो फुफ्फुस सिरा, और धमनी फेफड़ों में रक्त को ला रही है तो फुफ्फुस धमनी। उसमें क्या दिक्कत है? कंफ्यूजन होना ही नहीं है।
फेफड़ों में ला रही है, लाएगी कौन? धमनी। फुफ्फुस धमनी लेके जा रही है, कौन लेके जाएगी? सिरा। कौन सी सिरा? फेफड़ों से निकलने वाली फुफ्फुस सिरा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक बार रिवाइज कर देते हैं। हृदय में रक्त को लाने वाली नलिकाओं को या वाहिकाओं को सिरा कहते हैं। ये सिरा छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें सिरकाएं कहते हैं। धमनी की अपेक्षा इसका व्यास अधिक होता है, जिससे इसमें रक्त का बहाव धीमा होता है। ठीक है, इसकी भित्ति पतली होती है। पतली क्यों होती है? कि इसमें प्रेशर नहीं लग रहा है, धमनी में पंप किया जा रहा है रक्त हृदय से, तो उसमें प्रेशर लग गया तो जल्दी ना फट जाए, इसलिए उसकी भित्ति मोटी थी। ठीक है, इसके मध्य में कपाट पाए जाते हैं। कपाट इसलिए है कि प्रेशर से तो रक्त जा नहीं रहा है, तो धीमे धीमे जाएगा तो कपाट बंद होते जाते हैं, इससे रक्त आगे स्थानांतरित होता रहता है। शरीर के अंगों से सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य करती है। ठीक है, अशुद्ध रक्त हृदय में लाएगा। यहाँ पर फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य फुफ्फुस सिरा के द्वारा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पर धमनी और सिरा फिनिश हो जाती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं केशिकाओं के बारे में। ठीक है, केशिकाएं क्या होती है? केस। केस किसे कहते हैं? बाल को कहते हैं ना केस, सुना होगा ना केस। आजकल तो तेल भी आ रहे हैं, केश कांति, यही बालों में लगाने वाले नाम भी उसी के ऊपर रख दिया, केश कांति तेल। ठीक है, तो यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, समझा रहा हूं आपको। देखिए, तो कहने का मतलब ये है, जो केशिकाएं हैं, केस यानी बाल के समान संरचना होती है। केशिकाएं ये बहुत ही पतली होती है, यानी ये केशिकाएं हैं ये बहुत छोटी होती हैं, छोटी नलिकाएं या वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी नलिकाएं या वाहिकाएं हैं। इनका व्यास होता है 4 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, व्यास कितना है? 4 से 10 माइक्रोमीटर। लेकिन ये जो है इनकी लंबाई केवल 0.3 mm होती है। 0.3 mm लंबी होती है ये। ठीक है, लंबाई है इनकी केवल 0.3 mm। ये जो केशिकाएं हैं इनकी भित्ति जल, वाटर और जल में घुले पदार्थ, जल में घुलित पदार्थों के लिए कैसी होती है? जल और जल में घुलित पदार्थों के लिए पारगम्य। पारगम्य पारगम्य का मतलब तो आप जानते हैं, यानी आर पार जा सकता है। अपारगम्य यानी जा नहीं सकता, पारगम्य आर पार जा सकता है। ठीक है, तो यानी इसकी भित्ति है वो जल और जल में घुले हुए पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। तो ये जो केशिकाएं होती हैं, ये केशिकाएं हमारा जो शरीर है वो शरीर की सभी कोशिकाओं तक क्या पहुंचाती हैं? पोषण। यानी आपको पता है कि जो धमनी है बड़ी होती है, मोटी होती है, तो एक एक कोशिका तक तो पहुंच नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यानी जो केशिकाएं हैं ये केशिकाएं शाखित हो जाएंगी और इसमें क्या होगा कि जो घुलित पदार्थ है, रक्त है, वो जाएगा, रक्त में पोषक पदार्थ हैं, ऑक्सीजन है, ये सब जाएगी और जाकर के एक एक कोशिकाओं तक वहां तक पोषक पदार्थों को पहुंचाया जाता है। अब आप कहोगे कि एक एक कोशिका तक तो कैसे जा सकती है? कोशिका एक एक तक नहीं जाएगी, लेकिन इसकी जो भित्ति है वो जल और जल में घुले हुए पदार्थों के लिए पारगम्य है, तो आसानी से इसमें से जल में घुले हुए पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, कोशिकाओं को पोषण मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, ऑक्सीजन उपयोग हो जाएगी, CO2 कोशिकाएं छोड़ देंगी और जल में जो अन्य घुले हुए पदार्थ है वो सब अपशिष्ट पदार्थ फिर से इसमें आ जाएंगे और ले जाकर के रक्त में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है, यानी केशिकाएं जो होती हैं ये केशिकाएं हमारे शरीर में जाल बना लेती है, जाल, जिसे हम कहते हैं केशिका जाल। केशिकाओं का बना हुआ जाल है जिसे हम केशिका जाल कहते हैं। ठीक है, ये केशिका जाल, तो ये केशिका जाल यही कार्य करता है कि जल और जल में घुले हुए पदार्थ होते हैं वो सब जाते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं और जिन कोशिकाओं तक धमनी नहीं पहुंचा पाती है रक्त को, ठीक है, वहां तक इन केशिकाओं के द्वारा रक्त
पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ब्लड फ्लो कैसे होता है, ये समझ में आ गया होगा। कैसे हमारा जो रक्त है वो किस तरीके से स्थानांतरित होता है, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रक्त का स्थानांतरण होता है। ठीक है, देखिए हमारा ये हृदय है, मान लो ये हमारा हृदय है 4 चैम्बर वाला। ठीक है, इसमें से रक्त को कौन लेके जाएगा, धमनी। ठीक है, धमनी से कहा जाएगा, धमनिकाओं में, धमनी से जाएगा धमनिकाओं में। ठीक है, धमनिकाओं से रक्त कहा जाएगा, केशिकाओं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यानी सिरा में धमनी से गया और सिरा से वापस आ गया, ऐसा नहीं है। पहले धमनी में जाएगा, धमनिकाओं में जाएगा, फिर केशिकाओं में जाएगा, क्योंकि जहां पर धमनी नहीं पहुंच पा रही है वहां केशिकाएं रक्त को पहुंचाएगी। केशिकाओं के बाद फिर जाएगा सिरकाओं में, सिराओं में नहीं, पहले सिरकाओं में, क्योंकि सिराएं भी बड़ी बड़ी है सिरा, सिरकाएं ब्रांच है उनकी, तो शरीर के अंगों से इकट्ठा करना है रक्त को, पहले छोटी छोटी सिरकाएं इकट्ठा करेंगी और इन सिरकाओं से फिर रक्त जाएगा किसमें, शिरा में, और सिरा में रक्त पहुंच जाएगा, सिरा फिर रक्त को पहुंचा देगी कहां पर, हृदय। आ गया समझ में, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। देखिए धमनी, धमनी से धमनिका में, धमनिका से केशिकाओं में, केशिकाओं से सिरकाओं में, सिरा में और सिरा से फिर हृदय। ठीक है, तो इस तरीके से रक्त यहाँ पर रक्त का फ्लो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया यानी रक्त स्कंदन, पहले रक्त स्कंदन की क्रिया हुई और उसके बाद में फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, यानी रक्त वाहिकाओं के बारे में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक, नमस्कार।